हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, भूगोल पर चर्चा अर्थात डिस्कशन ऑन ज्योग्राफी की एक और क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डियर, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण वो साइबेरिया जो एक समय पर बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से अर्थात हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस क्षेत्र को बेसिकली आइस के फॉर्म में, परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया। और शॉकिंग बात तो यह है कि ये आइस का जो एरिया है ये फिर से वापस ग्रीन हो रहा है। अर्थात जो साइबेरिया का पोर्शन है, इनिशियली ये एक ग्रीन पोर्शन था, यहां पर घने जंगल थे और एक समय पर ये परमाफ्रॉस्ट में बदल गया और द डिवाइन साइकिल इज अगेन साइबेरिया वापस से उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और इवन आपको जानकर और भी आश्चर्य तब होगा जब मैं आपसे यह कहूं कि साइबेरिया के बहुत सारे पोर्शंस में, जरा पीछे इस इमेज को देखिए, आपको अंदाजा होगा कि इस आकार के डायनासोर्स का भी आवास एक समय पर साइबेरिया में था। और डियर, इस बात को इमेजिन करें कि ये डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है इनका रक्त जो है वो ठंडा होता है, ये हाई टेम्परेचर जोन में ही निवास कर सकते हैं। और इनके एविडेंसेस हमें कहां मिलते हैं? साइबेरिया के एरिया में। और सेकेंडली, आप इस बात पर भी विचार करें, जरा इस पर जो है वो अपनी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करें कि डियर, अर्थ में साइबेरिया एकमात्र ऐसा उदाहरण नहीं है जहां आपको आइस दिखाई दे रही है। कुछ हजार वर्षों पहले यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट थे और कुछ 100 साल बाद यहां फिर से फॉरेस्ट आने वाला है। ऐसा उदाहरण एकमात्र साइबेरिया नहीं है। जरा इन खबरों पर भी नजर डालें, जहां आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये खबर आती है कि भाई सहारा का जो डेजर्ट है, यहां पर हमें नासा इमेज से बताता है कि सहारा का डेजर्ट श्रिंक हो रहा है। और उसी के साथ आपको यह न्यूज भी देखने को मिलती है कि सहारा में जो केव्स हैं, उससे एविडेंसेस मिलते हैं कि एक समय पर सहारा मरुस्थल पूरी तरह से ग्रीन हुआ करता था। यानी कि जो चीज, जो घटना, जो कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू साइबेरिया, डियर, एग्जैक्टली वही चीज आपको सहारा के लिए भी मिलेगी कि सहारा एक समय पर हरा हुआ करता था, आज मरुस्थल है, कल फिर से हरा होगा। अर्थात अर्थ में कोई ना कोई ऐसी साइकिल है जो रन करती है अलग अलग क्षेत्रों में। इसे ग्लेशिएशन, डीग्लेशिएशन की साइकिल कहते हैं, हिमयुग, अंतराहिमयुग की साइकिल कहते हैं, और बहुत आसानी से आप इसे समझ भी पाएंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर कि जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, यह ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक का एक हिस्सा है। और अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर से डियर आपको क्लासेस जो है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप चाहें तो मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं उनमें भी अभी एडमिशन जो है वो चल रहा है। 11 तारीख से अर्थात कल की तारीख से क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी। 2025, 26 या 27 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आप इन बैचेस का भी पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए हम जरा अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। एग्जैक्टली वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि भाई साइबेरिया पहले ग्रीन था, आज परमाफ्रॉस्ट है और कल फिर से ग्रीन होगा। सबसे पहली चीज तो आपको समझना होगा कि अर्थ में ये जो पीछे दी हुई दो इमेजेस हैं, ये बता रही हैं कि एक साइकिल चलती है। अर्थ एक समय पर पूरी तरह से परमाफ्रॉस्ट अर्थात हिमाच्छादित होती है और एक समय पर बहुत ज्यादा गर्म। इस साइकिल को ग्लेशिएशन, डीग्लेशिएशन की साइकिल कहते हैं। अब इस बात को समझें कि ये जो कॉन्टिनेंट्स आपको दिखाई देते हैं, इनके कुछ हिस्सों पर आपको मरुस्थल अर्थात डेजर्टिफाइड एरियाज दिखेंगे, तो कहीं कुछ एरियाज में आपको परमाफ्रॉस्ट अर्थात हिम का आच्छादन दिखाई देगा। ये सारी ही चीजें चेंज होती हैं, हर एक स्थान की जो अपनी ज्योग्राफी है ये परिवर्तित होती है। यहां आप दो सेक्टर्स पर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहली चीज तो यह जान लें कि अर्थ का जो शेप है ये सर्कुलर नहीं है, अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। आपको अर्थ में बल्ज दिखाई देगा, भूमध्य रेखा के आसपास अर्थ ज्यादा चौड़ी है और ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। तो यह एग्जैक्टली शेप कहलाता है अर्थ का, जिसे हम कहते हैं जियोआइड। सेकेंडली, इस बात को समझें कि अर्थ में ये जो ट्रॉपिक्स हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो एरियाज हैं, डियर, ये फिक्स होते हैं, इनमें टेम्परेचर हाई ही होगा। और सेकेंडली, जो प्लेसेस हैं
इन प्लेसेस में टेम्परेचर लो ही होगा, इररिस्पेक्टिव के घटनाएं क्या हो रही हैं अर्थ की सरफेस पे। यहां आपको तापमान कम, टेम्परेचर यहां आपको कम दिखाई देगा, और इन लोकेशंस पर टेम्परेचर जो है वो आपको हाई दिखाई देगा। यहां पर टेम्परेचर हाई होगा। अब सेकंड बात समझें बड़े ही ध्यान से। रियलिटी में हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं ये बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसे एक उबलते हुए पानी में रखे हुए कागज के टुकड़े। यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये वास्तविकता में तैर रहे हैं, दे आर फ्लोटिंग। और ये किस चीज पर तैर रहे हैं? तो इस बात को समझे कि अर्थ के नीचे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थात एक जेली के समान संरचना है, एक परत है, और उस परत के ऊपर पतली परत के रूप में आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे, और इन कॉन्टिनेंट्स के अलावा ओशंस दिखाई देंगे। क्लियर? तो डियर एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो ये जो कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस स्थान पर आपको अफ्रीका दिखाई देगा, इसी तरीके से इस स्थान पर आपको जो है वो साउथ अमेरिका दिखाई देगा। जस्ट अ सेकंड, फाइन। इस स्थान पर आपको साउथ अमेरिका का स्थान दिखाई देगा, यहां आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, और ये एरिया इंडिया का प्लेस है। ये सारे ही कॉन्टिनेंट एक समय पर एक स्थान पर थे, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये शिफ्ट हुए हैं। अब आप जरा इमेजिन करिए, सच्चाई ये है कि सारे कॉन्टिनेंट्स जब एक ही स्थान पर थे तो ये सारे ही कॉन्टिनेंट दक्षिणी गोलार्ध में थे, और ये ध्रुवों के काफी पास थे। अफ्रीका हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दक्षिण अमेरिका, आपको इन सभी प्लेसेस में परमाफ्रॉस्ट के एविडेंसेस दिखते हैं। अर्थात भारत में भी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की जो जमीन आपको दिखती है यह पूरी तरह से एक समय पर जो हिम थी उससे ढकी हुई थी। 40 से 50 फीट थिक हिम का कवर था तमिलनाडु की जमीन पर, महाराष्ट्र की जमीन पर, मध्य प्रदेश की जमीन पर, और यह फिर पूरा का पूरा स्थलखंड ऐसे शिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ आया है। रियलिटी यह है कि ये सभी क्षेत्र एक समय पर भूमध्य रेखा के नीचे ध्रुवीय क्षेत्रों में आते थे, कुछ इस लोकेशन पर ये आते थे। टाइम के साथ इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करी है और वो इस स्थान पर पहुंचे हैं। अर्थात वो प्लेस जो आज आपको गर्म स्थानों पर दिख रहा है, यहां आपको दिख रहा है, वो प्लेस एक समय पर बेहद ही ठंडे इस स्थान पर रहा होगा। यानी कि एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो शिफ्ट होते हैं, जो महाद्वीप हैं ये विस्थापित होते हैं, और अलग अलग कटिबंधों में अर्थात अलग अलग ट्रॉपिक्स में ये मूव करते हैं। अर्थात अगर आपको किसी ट्रॉपिक्स में आज के समय फॉरेस्ट दिख रहा है तो हो सकता है एक समय पर वहां पर हिम का आच्छादन हो। तो इतनी बात से आप क्या समझते हैं? आप शायद यह कंक्लूजन ड्रॉ करने पर आ रहे होंगे कि सर यू आर टॉकिंग अबाउट कि साइबेरिया एक समय पर ट्रॉपिकल एरिया में आता था, और ट्रॉपिकल एरिया में आने के कारण यानी कि इस गर्म स्थान में आने के कारण साइबेरिया में जंगल थे, और आज ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अर्थात साइबेरिया इज नाउ टुवर्ड्स द पोलर एरिया। इस स्थान पर साइबेरिया का जो है वो क्षेत्र है, इसीलिए साइबेरिया ठंडा है। प्राइमरली प्रथम दृष्टया देखने पर यही महसूस होता है दैट जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस स्थान पर पहले थे। ये काफी ज्यादा जो है वो फेमस थ्योरी है विच इज कॉल्ड एज महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इनके विस्थापन को समझाती हैं। पर यहां नोटिस करें, अगर यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन है कि सारे कॉन्टिनेंट्स जो है पहले नीचे थे, ठंडे इलाकों में थे, इसके पश्चात सारे कॉन्टिनेंट मूव करते हुए उत्तरी गोलार्ध में आए हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में आए हैं, और एक हिस्सा इन महाद्वीपों का ठंडे प्रदेशों में जा चुका है। दैट्स व्हाई यू विल फाइंड कि इन क्षेत्रों में आपको परमाफ्रॉस्ट दिख रहा है। अगर एकमात्र एक्सप्लेनेशन ये है तो फिर ध्यान से सुनिए, साइबेरिया का ग्रीन होना तो क्लियर है। दिस वन थिंग इज परफेक्ट कि साइबेरिया पहले ग्रीन था, आज ठंडे प्रदेशों में पहुंच चुका है, इसीलिए यह हिमाच्छादित है। पर इस कथन का क्या जो यह कहता है कि अगेन साइबेरिया ग्रीन हो रहा है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि साइबेरिया वापस से मूव करके ट्रॉपिकल एरिया की ओर आ रहा है? यानी कि क्या अगेन ये जो कॉन्टिनेंट है ये शिफ्ट होते हुए जो हमें इस स्थान पर दिखता है, यहां हमको दिखाई पड़ता है, यह हिस्सा क्या शिफ्ट करते हुए वापस से उष्णकटिबंधों पर आ रहा है? आई थिंक आंसर इज नो।
हमें पता है कि अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है। तो क्या इसका अर्थ फिर यह है कि ये जो गर्म पट्टी आपको दिखाई देती है, ये प्लेस आपको दिखाई देता है, यहां का गर्म हिस्सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है? तो आई थिंक आंसर इज नो, क्योंकि हमें तो अभी भी गर्मी का एहसास होता है। तो फिर वापस साइबेरिया क्यों मेल्ट होना स्टार्ट होता है? इसका आंसर आपको फिर दिखाई देगा इस साइकिल में, जिसकी मैंने कुछ देर पहले चर्चा करी थी, ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन की साइकिल। तो एक बात क्लियर है कि कॉन्टिनेंट भी अपने आप को शिफ्ट करते हैं। इस कारण से हमें कई स्थानों पर हिम का आच्छादन और कई स्थानों पर हमें फॉरेस्ट के एविडेंसेस मिलते हैं। और कहानी इतनी सीमित नहीं है, इसके एविडेंसेस बहुत पुराने हैं। आप इमेजिन करें कि जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसल फ्यूल किस चीज का फॉसल है? जीवाश्म ईंधन वास्तविकता में एक बड़े साइज की वनस्पति हुआ करती थी, विच इज कॉल्ड एज ग्लोसोप्टेरस वेजिटेशन। फाइन, इस वेजिटेशन के एक विशालकाय वनस्पति के अवशेष को आज हम जला रहे हैं कोयले या पेट्रोल के रूप में। तो एक बात तो तय है कि यह वेजिटेशन वहीं होगी जहां तापमान ज्यादा होगा। काफी बड़े आकार का, काफी ह्यूज साइज का यह पेड़ हुआ करता है। कई स्थानों पर कहा जाता है कि 100 मीटर से ज्यादा इसकी ऊंचाई थी। आप इमेजिन करें, लगभग 33 मंजिल की बिल्डिंग जितनी इसकी ऊंचाई थी। तो एक बात तो परफेक्ट है, यह गर्म इलाकों में होता था। और वेलकम, साइबेरिया में आपको मैसिव अमाउंट में तेल देखने को मिलता है। यह बताता है कि एरिया ग्रीन था। तो एक बात पक्की है कि भाई यह एरिया शिफ्ट कर ऊपर आए हैं। पर अब प्रश्न आता है कि ये वापस से मेल्ट होकर अगेन ग्रीन कैसे हो सकते हैं? तो आइए इसके बारे में समझते हैं, विच इज कॉल्ड एज ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की साइकिल। अब इस बात को आपको समझना होगा दैट ये है हमारी मदर अर्थ, ये है हमारी पृथ्वी। डन। अब हम पृथ्वी को सर्कुलर बनाएं भाई, और पृथ्वी के चारों ओर आपको दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज हमारा वायुमंडल। हमारा जो एटमॉस्फेयर है यह आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये एटमॉस्फेयर है। अब अर्थ के लिए एक सिंपल सी अगर मैं लाइन कहूं तो यह एटमॉस्फेयर एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी युक्ति है जो हमें बहुत सारी जो स्थितियां हैं उससे हमें संरक्षण प्रदान करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से आपको सन स्ट्रोम आते हुए दिखाई देंगे। सूर्य में आने वाले जो तूफान है वो हमारे वायुमंडल से टकराकर हमसे दूर रहते हैं। जो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स हैं, ये हमारे वायुमंडल के उपस्थित होने के कारण हमारे पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। अब यहां प्रश्न आता है कि इस वायुमंडल का हिमयुग के साथ क्या कनेक्शन है? तो जरा इस बात को समझिए। यह जो स्थिति है यह सामान्य सहज स्थिति है। धीरे धीरे कर अब आप इमेजिन करना स्टार्ट करें कि मान लेते हैं कि ये इनिशियल स्टेज है जहां पर अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, आइस एज नहीं चल रहा है, हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो सामान्य है। अब इस चीज को समझें कि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो आइस आप देख रहे हैं ये आइस मेल्ट होगी। चाहे वो इन एरियाज में दिखाई पड़ने वाली आइस हो, परमाफ्रॉस्ट हो, या इस स्थान पर पड़ने वाला परमाफ्रॉस्ट हो या हिमाच्छादन हो, टाइम के साथ ये मेल्ट होगा। और मेल्ट होने पर सारा जो जल है वो सागरों की ओर विस्थापित होगा, और समय के साथ सागरों का स्तर बढ़ेगा, और ये जो लोड है एक्स्ट्रा पानी का, ये अर्थ के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। आपने आज से कुछ समय पहले जरूर न्यूज सुनी होगी कि डियर, अर्थ का जो बैलेंस है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इसका रोटेशन पर इफेक्ट आ रहा है। अर्थ थोड़ा ज्यादा फास्ट मूव कर रही है क्योंकि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। जो मासेस पहले यहां थे अब पिघल कर बर्फ इस स्थानों पर आ रही है, पानी बनकर। अब एक चीज क्लियर है कि आइस मेल्ट होगी, सी सरफेस का स्तर बढ़ेगा, सी सरफेस राइज होगा, और अंततः यह सारा लोड उस जेली नामक प्लेट पर आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके की एक संरचना है। यह लावा का क्षेत्र है, और इस लावा के क्षेत्र पर डियर ऊपर फ्लोट कर रहे हैं महाद्वीप और एक पतली सी परत में महासागर। तो ये जो पानी का स्तर यहां बढ़ा, ये जो वेट बेसिकली सागरों में बढ़ा, सागर इस वेट को इस मैग्मा की जो परत है इसमें ट्रांसफर करते हैं, और फिर इस मैग्मा के जो एरिया है इसमें प्रेशर बढ़ने से जो दरारें हैं
जिसे आज के समय हम कहते हैं ज्वालामुखी हैं, इनमें समय के साथ ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे इसमें बहुत सारी जो है वो टेक्निकलिटीज हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कंपाइल्ड मैनर में ये कहते हैं कि भाई सारी हिम अगर पिघल जाएगी तो सारा पानी सागरों में जाएगा और सागर ये लोड जो है वो मैग्मा की परत में ट्रांसफर करेंगे और मैग्मा पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये जमीन में पड़ी हुई दरारें जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं उनमें विस्फोट के रूप में बाहर आएंगे। और अल्टीमेट सेल्वेशन ये होगा, अल्टीमेट परिणाम ये निकलेगा कि डियर सारे वोल्केनोज में इरप्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये इरप्शन अंततः किस दिशा की ओर हमें लेकर जाएगा। तो इस बात को समझें कि अगर यहां पर इरप्शन होता है, अगर यहां पर उद्गार जो है वो होता है, तो एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं तो ज्वालामुखी उद्गार में क्या बाहर आता है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में डस्ट और एशेस बाहर आते हैं। धूल और राख के कण जो है वो बाहर आएंगे। एक एक कर सारे ज्वालामुखियों में विस्फोट होगा और यह विस्फोट हमारे चारों ओर वायुमंडल में एक बड़ी सी परत क्रिएट करेगा जिसे बेसिकली कहा जाता है धूल से बनी हुई वो परत जो कि एक एनवलप का काम करेगी, एक ऐसे कवर का कार्य करेगी जो कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो सन रेज हैं बेसिकली, इनको अर्थ में आने से रोकेगी। ये जो सनलाइट है इसे ये ब्लॉक करेगी और जब ये सनलाइट को डियर ब्लॉक करेगी तो आप एक बात पाएंगे कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और अर्थ जो है वो आइस एज में आ जाएगी। अर्थात एक साइकिल चल रही है जहां पर धीरे धीरे कर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर राइज होता है, सारे ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होते हैं और अंततः ये मेल्ट होने के बाद पूरी तरह से अपने पानी को सागरों में छोड़ देते हैं, जिससे सागरों में प्रेशर क्रिएट होता है। ये वोल्केनोस पर जो है इफेक्ट डालता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, उससे डस्ट और एशेज निकलती हैं और ये हमारे वायुमंडल के चारों ओर इकट्ठा होकर एक आइस एज को ट्रिगर कर देती है। पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो जाती है और इसके पश्चात होता यह है डियर कि समय के साथ जो सन से आने वाले स्ट्रोम्स हैं, ज्वालाएं हैं, पवने हैं, ये समय के साथ इस डस्ट और एशेस को जो है वो रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद अगेन अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ये कण हटते जाते हैं वैसे वैसे अर्थ में जो सनलाइट है उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है। टेम्परेचर राइज होने से एक ऐसी पीक आती है जब अर्थ अपने नॉर्मल टेम्परेचर को गेन कर लेती है। गेन करने के पश्चात डीग्लेशिएशन का एरा स्टार्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। धीरे धीरे कर अर्थ का ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर मेल्ट होती हुई आइस नई नदियों को जन्म देती है। ये नई नदियां आगे फ्लो करते हुए अवसाद लेकर जाती हैं जो डिपॉजिट करा जाता है कुछ एरियाज में जहां नए मैदान बनते हैं। उन नए मैदानों में नए पादपों अर्थात न्यू टाइप ऑफ वेजिटेशन का ओरिजिन होता है। इस वेजिटेशन को जो है इनटेक करने के लिए न्यू टाइप ऑफ स्पीशीज आती हैं और ऐसे अर्थ अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करती है जहां आइस एज से वो वापस नॉर्मल टेम्परेचर में और वो जीव जो इस समय राज कर रहे होते हैं पृथ्वी पर उन्हें समाप्त कर नई प्रजातियों को जन्म देती है। एंड मेक श्योर ये जो कंडीशन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अर्थ ने सेवरल टाइम करा है जहां पर 6 बार लगभग मास एक्सटिंक्शन हुआ है, 5 बार लगभग मास एक्सटिंक्शन हुआ है और ऐसी स्थितियां सेवरल टाइम अर्थ ने क्रिएट करी हैं जहां एक स्पीशी को एब्सोल्युटली खत्म कर नई प्रजाति को मौका दिया जाए। हम इस साइकिल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं और आज जो हम कर रहे हैं जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कहते हैं, डियर ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज कुछ और नहीं है, यही ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन अर्थात आइस एज की ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से फास्ट करते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूं तो ये कथन बिल्कुल गलत नहीं है कि अर्थ का अंतिम परिणति, पृथ्वी की अंतिम परिणति यही है कि भाई टेम्परेचर राइज होते हुए ये एक पीक तक पहुंचेगा। लेकिन अगर ये कथन सत्य है कि टेम्परेचर बढ़ते हुए एक पीक तक पहुंचेगा, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, विश्व का तापमान बढ़ रहा है? डियर, बढ़ना तय है, लेकिन हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, जिस गति से उसे बढ़ना चाहिए उसे बढ़ा रहे हैं। और यह बढ़ाना
उस घटना को जो आज से लाखों साल बाद घटित होगी उसे कुछ दशकों बाद घटित होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यानी कि हमारा पृथ्वी से जाना लगभग तय है, लेकिन हम कुछ ही वर्षों में चले जाएं यह जरूरी नहीं है। अगर हमें कंटिन्यू रहना है तो इस स्थिति को हमें डिले करना होगा, और वही हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से डील करते हुए देखते हैं। अब जरा वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। अर्थात यह बात बिल्कुल फिक्स है कि अर्थ में यह साइकिल जो है हमेशा चलती रहती है। अर्थात पृथ्वी के कुछ हिस्से कुछ समय पर गर्म और कुछ हिस्से कुछ समय पर ठंडे बने रहते हैं। अर्थात अगर हम देखें तो साइबेरिया का ये जो एरिया है ये इसी प्रकार की एक माइनर जो हिमयुग की साइकिल है उससे गुजरा था। गुजरने के बाद समय के साथ वो मिनी आइस एज की साइकिल खत्म हुई, और खत्म होने के बाद अब ये वापस से ग्रीन होना स्टार्ट हो रहा है। अगर साइबेरिया का कुछ हिस्सा ग्रीन होना स्टार्ट हो रहा है तो फिर कोई हिस्सा ठंडा होना भी स्टार्ट हो रहा होगा। तो जी हां, अर्थ में कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां आपको रिवर्स इफेक्ट दिखाई देगा और उनका तापमान कम होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसा हमने कहा कि कोई स्थान का तापमान अगर बढ़ता है तो किसी स्थान का तापमान कम भी होना चाहिए। यह बैलेंस की कंडीशन बनी रहनी चाहिए। अगर साइबेरिया में टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इस साइकिल को मिलानकोविच साइकिल कहा जाता है। किसी दिन और ज्यादा डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली ये मिनी आइस एज की साइकिल क्या है। अभी आप इतना समझ पाए हैं कि आइस एज की साइकिल क्या है, और इस आइस एज की साइकिल से जो साइबेरिया का एरिया है वहां पर समय के साथ अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। मिनी आइस एज जो कि साइबेरिया के पोर्शन में आपको दिखता है ये समय के साथ खत्म हो रहा है, लेकिन ये शिफ्ट भी होता है। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी शिफ्टिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली इसकी शिफ्टिंग होती किस प्रकार से है। क्लियर? अब इस बात को समझें कि साइबेरिया के एरिया के साथ ही यह हो रहा है ऐसा नहीं है। यह पृथ्वी के हर भाग में होता है, बस वो प्रोसेस स्लो होती है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू फास्ट कर देते हैं। क्लियर? और ये जो चीज हम कह रहे हैं सतही तौर पर है कि भाई तापमान बढ़ने पर जो सागर है उन पर प्रेशर क्रिएट होगा। ऐसे बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स आती हैं जहां मैग्मा चेंबर्स का फॉर्मेशन होता है, उन मैग्मा चेंबर से इरप्शन ज्यादा होता है। ऐसे ही जो प्रेशर वेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस में वोल्केनिक इरप्शन अर्थात जो हिमनद है उनके पिघलने से वोल्केनोज में इरप्शन होता है। इसके बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं जहां अलग अलग तरीके के इरप्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक मिनी आइस एज की जो साइकिल है वो इस एरिया में क्षेत्रों में हमें चलती हुई दिखाई देती है। आप इमेजिन करिए इस बात को कि ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है जबकि वो एरिया पूरी तरह से हिमाच्छादित है, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। डियर ग्रीनलैंड एक समय पर पूरा ग्रीन था, इसीलिए उसका नाम ग्रीनलैंड है। जबकि आज हमें परमाफ्रॉस्ट दिखता है, यानी कि यहां पर मिनी आइस एज की साइकिल रन हुई है। एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊं तो इस स्थान पर आपको ग्रीनलैंड दिखाई देगा और यहां मिनी आइस एज की साइकिल रन हुई है। इस कारण यहां टेम्परेचर कम हो गया है। आज से कुछ हजार साल पहले ही यह हिस्सा पूरी तरह से जो है वो हरा भरा हुआ करता था। ये आइस एजेस की साइकिल अर्थ के अलग अलग स्थानों पर रन करती है और हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसे अफेक्ट करती है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अब अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो 15 इस माह की 15 तारीख से बेसिकली ऑप्शनल के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप बेशक इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। आने वाले समय में ये आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो 30 से 35 क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डियर ये 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इजीली टेकेबल फील होना स्टार्ट होंगे, यानी कि ज्योग्राफी ऑप्शन लेना प्री क्वालिफाई करने की एक तरह से गारंटी होता है। अब अपने आप में ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी के माध्यम से इकोनॉमिक्स तक को प्रभावित करता है, तो आपके लिए ये गेम चेंजिंग हो सकता है। प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है इन बैचेस में। एंड सेकेंडली जो ऑप्शनल के अलावा हमारे
P2I बैचेस हैं, अर्थात वो बैचेस जो आपके प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराते हैं। दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। 26 और 27 के लिए हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस में अभी एडमिशन चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन मेक श्योर कि आप एक कोड का यूज करते हुए इन बैचेस का पार्ट बने, विच इज कॉल्ड एज AK लाइव कोड। मेक श्योर दिस इज अ फैकल्टी कोड। इस कोड को यूज करने पर ही आपको मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो इस उम्मीद के साथ कि डियर आप सभी को यह लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, हम नेक्स्ट इसी प्रकार के एक लेक्चर में इसी प्रकार का एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।